आप सभी को नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड टेट 2024 की क्लासेस में ग्रांड वेलकम है आप सभी का। तो क्लासेस आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एसएसटी, यहाँ सोशल स्टडीज को देखेंगे और एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस सेट में हमने पूरा इंटायर सिलेबस को कवर किया है। प्रैक्टिस सेट जो रहेगा ना, इंटायर सिलेबस, जैसे आपका हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगा, इंडियन इकोनॉमी आ जाएगा, पूरे सिलेबस को हमने एनसीईआरटी बेस पर इस प्रैक्टिस सेट को बनाया है। और अभी छोटे छोटे है ना, कम कम प्रश्नों का सेट बना रहे हैं। और लास्ट में जब एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा एग्जाम के हूबहू पेपर आपको देंगे। जिस प्रकार आपसे 150 प्रश्न आएगा, तो आपका एसएसटी में 60 प्रश्न आएगा, यहाँ पे 60 प्रश्न का हम लोग सेट चलाएंगे और 150 टोटल का भी सेट चलेगा। दो प्रैक्टिस सेट होगा, एक स्पेशल एसएसटी और एक आपका पूरा जो सेट होता है, पूरा आपका पांचों यूनिट का हम लोग कराएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में एंटर करते हैं। और ये जो बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित आपका प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपका 6 to 8 के लिए, लेवल 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं बताते चलूँ, ये प्रैक्टिस सेट ऐसे है ना, ऐसे प्रश्नों को हमने डाला है जो बार बार है ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी भी आप स्टेट का टेट एग्जाम हो या फिर आप सेंट्रल टीचर हो, वहां पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, अक्सर पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने डाला इसमें। तो 6 to 8 लेवल का पेपर 2 प्रैक्टिस सेट एसएसटी के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित। हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30, हमें 30 आउट ऑफ 30 लाने का प्रयास करना है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट एसएसटी का। तो चलिए क्लासेस में एंटर करते हैं हम लोग और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो उसे लेकर बैठ जाएं और साथ साथ सॉल्व करने का प्रयास करें। ये हमारे हिस्ट्री वाले सेक्शन का ये पहला क्वेश्चन है आपका। हिस्ट्री वाले सेक्शन का क्वेश्चन आप देख लिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब किया था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब किया था? 1920, 1930, 1940 या 1941? कब किया था? असहयोग आंदोलन आपका गांधी जी का पहला आंदोलन था, ये आपको याद रखना चाहिए। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया भारत में पहला आंदोलन था, जो कि आपका कब हुआ था? 1920। और ये चला था कब तक? 1920 से लेकर 1922 तक ये आंदोलन चला था। तो चलिए ये हो गया, फटाफट करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के संस्थापकों में एक थे, यानी स्वराज पार्टी जो बना था, ये जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, इससे नाराज होकर दो बड़े नेताओं ने मिलकर एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक यानी फाउंडर जो दो थे, उसमें से एक कौन थे, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, उसका नाम आपको चूज करना है। तो स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय जी ने, मोतीलाल नेहरू, यस मोतीलाल नेहरू थे, और इसके साथ सी आर दास थे। तो आपको राइट आंसर बी में ही मिल गया, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। अगर दूसरा पूछ देगा तो कौन हो जाएगा? सी आर दास। दूसरे जो थे इनके साथ वो थे सी आर दास। इन दोनों ने कांग्रेस से अलग अपनी एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। हालांकि इन्होंने कांग्रेस को साथ दिया, कांग्रेस का मदद किया, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के अगेंस्ट में, कांग्रेस को कह सकते कॉपरेट किया इन्होंने। लेकिन असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण ये नाराज थे और इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति के नायक थे। तो बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, ये आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई थी, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, किस देश में, ये आप कमेंट में कमेंट करके बताएं। बोल्शेविक क्रांति से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति के नायक कौन थे? मार्क्स, इसका पूरा नाम है कार्ल मार्क्स, दूसरा लेनिन, तीसरा माओ, या चौथा हो गया स्टालिन। तो कौन थे? ऑप्शन चारों आपको दिख रहा है। बोल्शेविक क्रांति के नायक कौन थे? मार्क्स, लेनिन, माओ या फिर स्टालिन। तो इसके नायक थे आपका लेनिन। और ये क्रांति कहाँ हुई थी, ये आप कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। और ये क्रांति कब हुई थी ये भी बता दें, 1917 में, 1917 में ये क्रांति हुई थी। किस देश में हुई थी ये आप कमेंट करके हमें बताएं। 1917 में हुई थी और लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की समय मानक रेखा। हर देश का अपना एक समय मानक रेखा होता है, तो भारत का भी अपना एक समय मानक रेखा है। तो भारत की समय मानक रेखा कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? भारत की समय मानक रेखा कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? पहले बता दें आपको, ये कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। तो जो अगर कहीं क्वेश्चन में पश्चिमी देशांतर रहेगा तो वो तो आपको सीधे गलत हो जाएगा। भारत की समय मानक रेखा कितने डिग्री देशांतर पर है? तो 82.30, 97.25, 68.7 और आपका 76 पॉइंट नहीं पढ़ना है इसको पढ़ना है 82 डिग्री 30 मिनट, है ना, 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 76 डिग्री 5 मिनट। तो कौन सा राइट होगा? 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि आपका पूर्वी देशांतर में है। और ये अगर प्लेस पूछा जाएगा इंडिया में कहाँ है, ये इलाहाबाद में है। कहाँ पर है ये प्लेस? इलाहाबाद। इलाहाबाद में भी पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो इलाहाबाद में ये है आपका नैनी। इलाहाबाद के नैनी से होकर ये भारतीय समय मानक रेखा गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से होकर भारतीय समय मानक रेखा गुजरती है। ये भी पूछा जाए तो उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, हाँ यही आपका फिर से देशांतर से जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया। देखिए आप ये जान रखिए, दुनिया में जो समय का निर्धारण होता है ना, वो हमारे देशांतर रेखाओं से होता है। तो देशांतर रेखाओं से जुड़ा हुआ एक मैथमेटिकल प्रश्न भी आता है, इसलिए हमने भी उसको डाला यहाँ पर, ठीक है। और आपको ये पहले बनाने से पहले कि यह बता दें, पृथ्वी के दो देशांतर रेखाओं के बीच, जब दो देशांतर रेखाएं होती है ना, उसके बीच एक जो डिग्री का डिफरेंस होता है, तो 4 मिनट का समय अंतर होता है। मान लीजिए कोई अगर 31 डिग्री देशांतर में स्थित है और दूसरा प्लेस 32 डिग्री में है, तो दोनों के बीच समय का अंतर कितना हो जाएगा? 4 मिनट का। 4 मिनट का समय का अंतर होता है दो देशांतर के बीच। ये भी प्रश्न पूछा सकता है, तो दो देशांतर रेखा के बीच समय का कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का होता है, 4 मिनट का। यहाँ पर आप ये प्रश्न को पढ़ते हैं, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ये मतलब क्या होगा? इस तो पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय मानक क्या होगा? अहमदाबाद का स्थानीय समय मानक क्या होगा? यदि भारतीय समय मानक 8 AM है, माने 8 बजे प्रातः है, अहमदाबाद इतने डिग्री पे है, कितना? 72 डिग्री पॉइंट आपका 30 मिनट देशांतर पर स्थित है। तो अहमदाबाद का स्थानीय समय मानक क्या होगा? भारतीय समय मानक 8 AM है, यानी भारतीय समय मानक, अभी पिछले प्रश्न में देखा तो भारतीय समय मानक कितने डिग्री पे है? 82 डिग्री और 30 मिनट पर है। भारतीय समय मानक देखा इतने पर है ना। अभी पिछले प्रश्न में देखा है, ये भारतीय समय मानक का समय बता रहा है, भारतीय समय मानक समय, तो उसका देशांतर कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट। और आपसे पूछा जा रहा है किसका? अहमदाबाद का, जिसका है 72, जिसका आपका देशांतर है 72 डिग्री 30 मिनट। आपको यहाँ का समय पता है ना, यहाँ का समय आपको दे दिया गया है कितना? 8 AM। यहाँ का आपको 8 AM दे दिया है, 8 AM आपको यहाँ का समय दे दिया है ना। अब आपको बताना है इसका वाला, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 10 डिग्री का डिफरेंस कितने हो गया? 10 डिग्री का। और मैंने क्या कहा? 1 डिग्री, जब देशांतर में जो 1 डिग्री का अगर अंतर है तो 4 मिनट का समय अंतर हो जाएगा। देशांतर में हमें अगर 1 डिग्री का अंतर है तो समय में 4 मिनट का अंतर होगा। या 10 डिग्री है, इसको 4 से गुना कर देंगे, यानी अंतर कितना हो जाएगा? 40 मिनट का अंतर हो जाएगा, 40 मिनट का अंतर हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये कहाँ है, ये आपका पूर्वी देशांतर ज्यादा पूरब में है ना, तो जैसे जैसे बैक जाएंगे ना, समय हमारा घटेगा। यहाँ आपका अगर 8 बज रहा है, तो अगर आपका 82.30 पर 8 बज रहा है, 8 AM हो रहा है, तो हम इसके पीछे आ रहे हैं ना, इसके पीछे आ रहे हैं, क्योंकि ये 82.30, हम इससे पीछे जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, बैक जा रहा है, समय भी बैक होगा। अगर इससे हम आगे जाएंगे, 82 है, 83, 84, 85, तो समय उसमें जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ बैक जा रहे हैं, समय क्या होगा? पीछे होगा, तो 40 मिनट पीछे हो जाएगा। यहाँ अगर 8 बज रहा है, तो 8 में 40 मिनट आप घटा दीजिए,
सुबह अगर 8 बज रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें 40 मिनट जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7:20 AM। आपका ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 7:20 प्रातः राइट आंसर। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसे फिर से डील कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और इस तरह के प्रश्न को और लाएंगे, है ना। मैथमेटिकल प्रश्न जो रहेगा उसका और हम लोग 2-3 सेट, इस 2-3 बार हम लोग इस तरह के प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ लोगों को मनोनीत किया जाता है। वैसे लोकसभा में लोग क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, उनका चुनाव होता है, लेकिन कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है ये आपको बताना है। कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन एक भी नहीं, 2 संसद या फिर 12। तो जी हाँ, 2। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और ये कौन कर सकते हैं? भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट। भारत के जो प्रेसिडेंट है वो करेंगे। भारत के प्रेसिडेंट, जो भारत के प्रेसिडेंट है वही आपको मनोनीत करते हैं। 2 लोगों को, 2 लोगों को मनोनीत करते हैं भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं 2 लोगों को। अगर राज्यसभा में पूछा जाएगा तो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था, कानून कौन बनाती है? विधान कौन बनाती है भारत का? विधायिका। तो विधायिका में सर्वोच्च कौन है? विधायिका में सर्वोच्च कौन है? संसद। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, संसद। तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन हो गया? संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1921 में कितने बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कितने बैंकों को मिलाकर की गई थी और कब की गई? 1921 में। तो कितने बैंक थे? 4 बैंक, 3 बैंक, 6 बैंक या 5 बैंक? तो 3 बैंकों को मिलाकर किया गया था, और यही बैंक बाद में जाके क्या बना? SBI। यही इंपीरियल बैंक को बाद में रूपांतरित करके क्या बना दिया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब बना? 1955 में। अगर पूछा जाएगा आपको SBI का पूर्ववर्ती नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। SBI का पूर्ववर्ती नाम क्या हो गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 3 बैंकों को मिलाकर बनाया गया था 1921 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ गया। मक्का, ये सभी इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। तो मक्का कौन सा देश का मूल पौधा है? मक्का जो है किस देश, अभी तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन मूल रूप से वह किस देश का पौधा या किस देश का फसल है? मक्का चीन, अमेरिका, भारत या फिर ब्राजील? ये अमेरिका का है। मक्का किसका है? अमेरिका का। देखिए दुनिया का सबसे अमीर देश है अमेरिका, और मक्का जो है गरीबों का भोजन माना जाता है। मक्का जो है गरीबों का भोजन है ये, लेकिन अमेरिका इसमें 1 नंबर पे है। क्योंकि अब तो मक्का का बहुत सारा प्रोडक्ट बनने लगा जो कि अमीर लोग भी खाते हैं ना, चिप्स वगैरह बनता है। तो इसीलिए अब गरीबों का ये नहीं रहा, इनका भी, मक्का ने भी अपना कैसे ब्रांड लेवल बढ़ा लिया है। अब मक्का अमीरों का भी खाद्यान्न फसल बन चुका है। फास्ट फूड के रूप में उसको बहुत सारे कह सकते हैं चिप्स वगैरह के रूप में मक्का के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं आजकल, जो आप मॉल्स वगैरह में देखते होंगे, है ना। मछली उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति संबंधित है? जैसे खेती के लिए होता है ना हरित क्रांति, दूध के लिए श्वेत क्रांति, तो मछली के लिए, मछली का जब बहुत ज़्यादा उत्पादन हो तो उस प्रकार के क्रांति को क्या बोलते हैं हम लोग? श्वेत क्रांति। जी नहीं, ये दूध के लिए होता है। नीली क्रांति, है ना, इसके लिए नीली क्रांति, ये हो गया मछली के लिए, फिश के लिए। अगर आपका फिश के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नीली क्रांति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अभी 10 क्वेश्चन थे आज के प्रैक्टिस सेट में, हमने 10 क्वेश्चन को ही डाला था, और ऐसे अभी छोटा छोटा प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। और एग्जाम से 10 से 15 दिन बिफोर हम लोग क्या करेंगे ना, पूरा जैसे 150 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जेटेड में, तो 150 प्रश्नों को लेकर हम लोग रहेंगे
और 150 प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे एक साथ, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में। इसके बाद वहाँ पे हम लोग लाइव कमेंट भी रहेगा, क्लासेस लाइव चलेगी, जहाँ पे आप सवाल भी कर सकते हैं और आंसर खुद भी कर सकते हैं, पेज में भी कर सकते हैं और हमें लाइव में भी आप जवाब दे सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट अभी हम लोग ऐसे ही करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट था पूरा इंटायर सिलेबस को कवर करके हमने बनाया था, और ये से प्रश्न है सीधे आपको एग्जाम में लड़ेंगे, है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही क्लासेस आपको एवरीडे मिले और आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर आपको थोड़ी देर बाद अब इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एवरीडे क्लासेस के बाद 10 to 15 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप भी चाहते हैं क्लासेस ज्वाइन करना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें। और दूसरी, अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, वहाँ आपको जेटर की संपूर्ण कर सकते हैं सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी और संपूर्ण क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव अ नाइस डे टू ऑल। अब तुम बोल सकते हो।